हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो हमने फिजिक्स का कल टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, अवस्था परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा। आज हमने केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक शुरू किया है और इसमें हम आज 4 या 5 टॉपिक को कवर करेंगे। कौन कौन सा? तो जिसमें पहला टॉपिक रहेगा अपना एल्कोहलिक पेय, दूसरा टॉपिक रहेगा अपना, पहला अल्कोहलिक पेय है, दूसरा रहेगा अपना साबुन और अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक। तीसरा टॉपिक रहेगा अपना तेल व वसा, तेल व वसा। चौथा टॉपिक रहेगा अपना आरडीएक्स, आरडीएक्स। और पांचवा टॉपिक रहेगा अपना औषधि रसायन, औषधि रसायन। इसके बाद में अपना लगभग एक टॉपिक बच जाएगा पेट्रोलियम। वैसे तो अगर करवाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं करवाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट, अपनी केमिस्ट्री यहाँ पर हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो केमिस्ट्री लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें चाहे थोड़ी मात्रा में साइंस आए या बहुत अधिक मात्रा में साइंस आए। जैसे रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी में 25 नंबर की साइंस आती है। कितने नंबर की? 25 नंबर की। ठीक है, उसके बाद में लैब असिस्टेंट में बात करें, नीट में बात करें तो ये बेसिक साइंस है। नीट और लैब असिस्टेंट के लिए बेसिक साइंस है, बेस है। बाकी अनदर जितने भी रेलवे है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, एएलपी है और आरपीएफ है, कांस्टेबल है, राजस्थान की बात करें तो आरएएस है और ग्राम विकास अधिकारी है, पटवारी है, सीटी ग्रेजुएशन, सीटी अंडर ग्रेजुएशन, एलडीसी, अनदर जितनी भी कॉम्पिटिटिव भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए भी साइंस अपने यहाँ पर केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं इस टॉपिक के साथ। वैसे तो ये टॉपिक नहीं करवाएं तो भी चल जाता है, लेकिन अपने एक आधा क्वेश्चन फंस जाता है यहाँ से, तो ये टॉपिक मैं बिल्कुल जरूर करवाऊंगा। मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ आज। मैं इस बुक के साथ साइंस कवर कर रहा हूँ। ठीक है, देखने में ये बुक बहुत छोटी लग रही है, लेकिन मुझे पता है मैंने इसको कवर करवाई है तो लगभग 15 महीने हो चुके हैं। और मैं आपको एक चीज साथ के साथ और दिखा देता हूं, यह है हमारे सिर्फ केमिस्ट्री के नोट्स, खुद के मेरे हैंडराइटिंग नोट्स है जिसमें कंप्लीट रसायन विज्ञान है 10th लेवल तक की, ल्यूसेंट की कंप्लीट रसायन विज्ञान है। तो अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स पेड रहेंगे, चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज डाल देना। ठीक है, या कमेंट सेक्शन में भी मैसेज डाल देना कि सर हमें ये नोट्स चाहिए, तो आपको मिल जाएंगे। चलिए करते हैं टॉपिक की शुरुआत। पहला टॉपिक है अपने अल्कोहलिक पेय। अब अल्कोहलिक पेय का नाम आ गया तो जो बच्चे थोड़ा बहुत जानते हैं वो तो समझ गए होंगे। यहां पर हम बात करेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बात करें तो सीधा सीधी बात है, अपने शराब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शराब की। ठीक है, तो पहले मुझे ये बता दो, शराब का आपने जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? अल्कोहल का अपवर्तनांक, सर क्यों फिजिक्स में लेके जा रहे हो ना? अपवर्तनांक कितना होता है किसी को ध्यान में? मैंने ट्रिक के साथ आपको याद करवाया था। अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 3.5। कैसे याद करोगे कि शराब पी के बंदा 3.5 करता है? हाँ, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। तो अल्कोहलिक पेय जिसमें आती है शराब, बनती कैसे है? किण्वन विधि द्वारा, फर्मेंटेशन, किण्वन विधि या फर्मेंटेशन। अब आप कहोगे सर किण्वन क्या होता है? तो मैंने बहुत बार आपको किण्वन भी करवा दिया है, लेकिन आज फिर शब्द आ गया तो फिर करवा देते हैं, अपने कौन सा पैसे लगते हैं ना। तो किण्वन क्या होता है? किण्वन यह आप देखोगे तो चौथी पांचवी क्लास की साइंस लेकर 10th 12th तक यह चलता रहता है। ठीक है, तो किण्वन क्या होता है? ग्लूकोज का, किसका? ग्लूकोज का, ग्लूकोज का O2 की, O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में टूटना या ऑक्सीकरण, आप टूटना या ऑक्सीकरण बोल सकते हो। और इसी के साथ साथ आप इसको बोल सकते हो ऊर्जा का निर्माण। तो इसमें होता क्या है? C6, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। O2 की एब्सेंस है तो नहीं जोड़ेंगे, यानी कि ऑक्सीजन यहां पर नहीं ऐड होगी। और इसे अपने हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? C2H5OH। ये होता है अल्कोहल, या इसका नाम, संपूर्ण नाम होता है एथेनॉल। तो शराब किससे बनती है? किण्वन विधि द्वारा बनती है। और किण्वन विधि क्या होती है? ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटना। अगली बात,
सबसे कम मात्रा अल्कोहल की किसमें होती है? याद रखना, शराब की जो बात हो रही है यहां पर, शराब में अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल कौन सा होता है? वो होता है प्यारे बच्चों एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? एथिल अल्कोहल। याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। कौन सा अल्कोहल आता है? एथिल अल्कोहल। बियर। अब जो खास करके लड़कियां तो इतना इंटरेस्ट नहीं रखती, लड़के बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, है ना? लड़के बहुत इंटरेस्ट रखते हैं बियर में। गर्मी पड़ रही है, अब कह रहा हूँ सर गर्मी पड़ रही है, एक आधी हो जाए ना, हो जाए तो भाई देख लो अपना अपना, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा इसमें। शराब गिनने विधि, बियर। बियर सबसे कम अल्कोहल होता है, बियर में सबसे कम अल्कोहल होता है, ठीक है? सबसे कम अल्कोहल किसमें होता है? बियर में होता है। और सबसे ज्यादा होता है भी रम में। रम एक मतलब शराब का ब्रांड होता है, ठीक है? उसमें भी सबसे ज्यादा अल्कोहल होता है। उसके बाद में आता है विस्की, ठीक है? इसमें कितना अल्कोहल होता है? इसमें होता है 40 से 50% अल्कोहल होता है। कितना होता है? 40 से 50। और विस्की बनाई किससे जाती है? विस्की बनती है जौ से। किससे बनती है? जौ से। उसके बाद में अगला फिर रम। रम में कितना होता है? 45 से 55%। सबसे ज्यादा इसी में होता है 55%। किससे बनती है? शीरा से। शीरा वो नहीं है जो अपने घरों में बनाते हैं, ठीक है? शीरा अलग चीज होती है, शीरा से। उसके बाद में ब्रांडी। ब्रांडी भी एक शराब का प्रकार होता है, इसमें अल्कोहल होता है 40 से 50%। और ये किससे बनती है? अंगूर से। अंगूर से का क्या मतलब है? क्योंकि अंगूर में कौन सी शर्करा होती है? ग्लूकोज शर्करा होती है अंगूर में, ठीक है? इसके बाद में अगला देखें जिन। जिन भी शराब होती है 30 से 40%। ये किससे बनती है? ये मकई से बनती है। किससे बनती है? मकई से बनती है, ठीक है? उसके बाद में अगला फिर बियर 3 से 6% अल्कोहल होता है, जो से बनती है। उसके बाद में अगला है शैंपिन। शैंपिन भी शराब का एक ब्रांड होता है। कौन सी? शैंपिन। वो एक हनी सिंह का सॉन्ग है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, ब्लू आइस नोट आइस ऐसा कुछ सॉन्ग आया था हनी सिंह का, उसमें इस ब्रांड का वो नाम लेते थे, ठीक है? तब मुझे थोड़ा सा याद है। तो इसमें कितनी होती है? 10 से 15%। ये भी किससे प्राप्त होती है? अंगूर से। किससे प्राप्त होती है? अंगूर से। ये आपको परसेंटेज याद रखने की, किस में कितने कितनी मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है। अगला है पोर्ट शेरी। 15 से 25% अल्कोहल किससे प्राप्त होती है? ये किससे प्राप्त होती है? ये भी अंगूर से प्राप्त होती है। अगला है साइडर। 2 से 6% सेब से। लो जी, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है साइडर। साइडर इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्यों? क्योंकि 2 से 6% अल्कोहल है और सेब से बनती है। सेब से, ठीक है? सेब से बनने वाली शराब होती है साइडर। से साइडर, से सेब। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। अगला है कास्ट सिप्रेट। कास्ट सिप्रेट। कास्ट सिप्रेट यानी कि मेथिल अल्कोहल। अब मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3OH। इसको जहरीली शराब भी बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं कास्ट सिप्रेट। उसके बाद में है अन अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। अन अल्कोहल का मतलब होता है अनाज से प्राप्त। अनाज से जो प्राप्त होती है वो अन अल्कोहल होती है, स्टार्च युक्त पदार्थों में, यानी कि स्टार्च युक्त पदार्थों में। अब याद करो, पादपों में भोजन जो स्टोरेज होता है वो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। तो जिन पादपों में या जिन पौधों में या जिन अनाज में स्टार्च पाया जाता है, उनसे जो शराब बनाई जाती है वो होती है अन अल्कोहल, ठीक है? अगला है परिशुद्ध अल्कोहल, यानी कि पूर्णतः शुद्ध रूप से जो अल्कोहल होती है उसमें 100% अल्कोहल पाया जाता है। बस, कोई खास बातें नहीं है। एक्टिफाइड सिप्रेट। एक्टिफाइड सिप्रेट या व्यवसायिक अल्कोहल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? व्यवसायिक अल्कोहल। इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है 95.6% और जल की मात्रा होती है 4.4%। ये आपको डाटा याद रखना है, एक्टिफाइड सिप्रेट। उसके बाद में शक्ति अल्कोहल। नाम से ही पता लग रहा है, शक्ति यानी कि पावर। प्रतिशोधित सिप्रेट होती है ये। बेंजीन व पेट्रोल मिश्रण ईंधन को जलाने में, यानी कि ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। बेंजीन एक कार्बनिक यौगिक होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है? पेट्रोलियम भी कार्बनिक यौगिक होता है, अल्कोहल भी कार्बनिक यौगिक होता है। ये आपस में मिलकर ईंधन के रूप में ये चलाती है। कौन सी? शक्ति अल्कोहल। विकृतिकृत अल्कोहल। विकृति का मतलब क्या हो गया? वो खराब हो गई, विकृति आ गई है। विकृति का मतलब क्या होता है? उसमें चीजें में दिक्कत आ जाती है, तो विकृतिकृत अल्कोहल होगी। पीने के अयोग्य, यानी कि वो पीने योग्य नहीं रहा। और शराब पीने योग्य कौन सी होती है? एथिल अल्कोहल। यानी कि विकृतिकृत अल्कोहल का सूत्र तो क्या होगा? एथिल अल्कोहल ही। क्या होगा? एथिल अल्कोहल होगी, लेकिन वो पीने के अयोग्य होगी। क्या होगी? पीने के अयोग्य, तो उसे बोलेंगे विकृतिकृत अल्कोहल। सूत्र क्या होगा उसमें? फॉर्मूला क्या होगा? एथिल अल्कोहल ही होगा, लेकिन पीने के अयोग्य होगी, तो वो कौन सी होगी? विकृतिकृत अल्कोहल।
अगला देखिए ओनोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अभी। ओनोलॉजी तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शराब व शराब बनाने के लिए सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ओनोलॉजी, ओनोलॉजी क्या होता है? केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत शराब का अध्ययन किया जाता है और शराब बनने में जितने भी स्टेप काम आते हैं, जैसे फर्मेंटेशन हो गया, इसके अलावा जितने भी अनदर प्रोसेस होती है शुरू से लेकर एंड तक, उसका सारा का जब अपने स्टडी करते हैं, कंप्लीट स्टडी करते हैं, तो वो कहा जाता है ओनोलॉजी। चलो फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, क्या है? अल्कोहल पेय है, शराब किण्वन विधि द्वारा बनती है, बियर में सबसे कम अल्कोहल होता है, रम में सबसे ज्यादा, विस्की में 40 से 50% जो से बनती है, रम में 45 से 55% जो शीरा से बनती है, ब्रांडी में 40 से 50% जो अंगूर से बनती है, जिन में 30 से 40% जो मकई से बनती है, बियर में 3 से 6% जो से बनती है, शैंपेन में 10 से 15% जो अंगूर से बनती है, पोर्ट शैरी में 15 से 25% जो अंगूर से बनती है, साइडर में 2 से 6% जो सेब से बनती है। फिर कास्ट सिट्रिक, मेथिल अल्कोहल, अन अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, परिशुद्ध अल्कोहल 100% अल्कोहलिक, एक्टिफाइड सिट्रेट व्यावसायिक अल्कोहल होती है, 95.6% अल्कोहल होता है इसमें और 4.4% इसमें जल अल्कोहल होता है। तो शक्ति अल्कोहल में क्या होता है? बेंजीन व पेट्रोल का मिश्रण होता है। उसके बाद में विकृतिकृत अल्कोहल पीने के अयोग्य एथिल अल्कोहल। ओनोलॉजी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शराब का और उसको बनाने के लिए जो पहलू यूज में आते हैं उनका जब अपने कंप्लीटली अध्ययन करते हैं तो उसे बोला जाता है ओनोलॉजी। यहां पर अपना एक टॉपिक होता है अल्कोहलिक पेय कंप्लीट। 1 मिनट का रेस्ट देते हैं आपको, फिर अपने अगला टॉपिक शुरू करते हैं, साबुन और अपमार्जक। हाँ जी, हो गया रेस्ट। चलिए अगला है साबुन और अपमार्जक। साबुन तो आप जानते हो, अपमार्जक क्या होता है? बायोलॉजी में अपमार्जक का मतलब क्या होता है? जो विघटन का काम करते हैं। बायोलॉजी में अपमार्जक आप पढ़ते हो ना बायोलॉजी में, तो वहां पर अपमार्जक का मतलब होता है फूड चेन जब अपने पढ़ते हैं ना, तो वहां पर अपमार्जक का मतलब विघटन करने वाले, मृत पदार्थों को विघटन करके जो उसको मिट्टी में मिलाते हैं, कार्बनिक पदार्थों को सरल बनाते हैं, तो वो अपमार्जक होता है। यहां पर अपमार्जक का मतलब होता है सर्फ या डिटर्जेंट। सर्फ जानते हो ना, नॉर्मल भाषा में सर्फ बोलूंगा तब आप समझ जाओगे। ठीक है, तो पहले हम साबुन को समझते हैं। साबुन क्या होता है? उच्च वसा अम्ल होते हैं। अभी क्या होते हैं? उच्च वसा अम्ल के सोडियम लवण, यानी कि वसा अम्लों के साथ जब सोडियम लवण, अब सोडियम लवण कैसे प्राप्त होते हैं? उसमें आपको पहले पमिटिक एसिड यानी कि वसा अम्ल, कोई भी एक वसा अम्ल लिया, उसके साथ जब कास्टिक सोडा के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, तब तो वसा अम्ल अपने यहां पर पमिटिक एसिड लेते हैं, C15H31COOH प्लस NaOH। अब ये H और ये OH ये दोनों निकल जाते हैं बाहर, तो C15H31COONA, ये हो गए सोडियम वसा अम्लों का सोडियम लवण, वसा अम्लों का सोडियम लवण, वसा अम्लों के सोडियम लवण हो गई। ठीक है, तो इस तरह से वसा अम्ल की जब कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो वसा अम्लों के सोडियम लवण प्राप्त हो जाते हैं। यहां पर ये बताया नहीं है लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया है। उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं साबुन। तो पहले पमिटिक अम्ल का सूत्र होता है C15H31COOH। जब इसकी H को Na रिप्लेस कर देता है तो इसका बन जाता है सोडियम पमिएट। ठीक है, इसका नाम हो गया। उसके बाद में सिट्रिक अम्ल, उसके बाद में ओलेइक अम्ल, इनके सोडियम लवण होते हैं। अब इनके गुण हैं किसके? साबुन के, मुक्त क्षार उपस्थित नहीं होते हैं, यानी कि इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं होते। अल्कोहल में विलेय होती है। साबुन क्या होती है? अल्कोहल में विलेय होती है। नमी इसमें 10% से ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा नमी हो जाएगी तो साबुन खुरने लग जाएगी ना, यानी कि द्रव्य अवस्था में आ जाएगी, तो साबुन का एक ठोस रूप होता है। ध्यान देना, साबुन आपको चिकनाहट एक, अब आप जब उसको छूते हो
तो आपको एक चिकनाहट पैदा करवाती है, चिकनाहट महसूस करवाती है ना। तो वसा अम्ल भी क्या होता है, वसा क्या होती है, वो भी तो चिकनाहट की तरह ही होती है, तेलीय पदार्थ होती है। उसी प्रकार से साबुन का भी लगभग सेम गुण होता है, ठीक है। तो याद रखना, जो साबुन होती है वो वसा अम्लों से बनती है। उपयोग के ज्यादा समय चटकता न हो, यानी कि जब हम साबुन का उपयोग करते हैं तो वो चटके ना, चटके का मतलब जब अपने साबुन से कपड़े धो रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, तो वो चटकेता ना हो, यानी कि टूटता ना हो। देखा होगा साबुन इकट्ठी सी रहती है, बीच में से टूटती नहीं है वो। अगर ऐसा हो जाए तो साबुन खराब होती है। वो साबुन का विशेष गुण है कि ये कठोर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। कठोर जल के अंदर के साथ अभिक्रिया नहीं करता, या लवणीय जल के साथ ये अभिक्रिया नहीं करता, या अशुद्ध जल के साथ ये अभिक्रिया नहीं करता, उसके अंदर ये काम नहीं करता साबुन, ठीक है। तो साबुन नॉर्मल जल में काम करता है, इसीलिए कठोर जल के उपयोग करने के लिए अपमार्जक को बनाया गया। तो साबुन की क्या खास बातें हैं, वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, इसमें आपको पमिटिक एसिड ध्यान में रखना है, सिट्रिक अम्ल ध्यान में रखना है, और ओलिक एसिड आपको ध्यान में रखना है। क्या गुण है साबुन के, कि मुक्त क्षार उपस्थित नहीं होते, अल्कोहल में विलेय होते हैं, नमी 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उपयोग करोगे तो वो चटकता न हो। अगला है अपमार्जक। अपमार्जक का आविष्कार कहां हुआ, तो अपमार्जक का आविष्कार हुआ था प्यारे बच्चों जर्मनी में। कहां पर हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ठीक है। और किस टाइम हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध चला, जनवरी के प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी में इसका आविष्कार हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध के समय। कठोर जल में भी ये काम करता है, जहां पर आपने देखा होगा लवणीय जल होता है या कठोर जल होता है ना, वहां पर कपड़े धोने के लिए साबुन का उपयोग नहीं किया जाता, क्यों, साबुन वहां पर काम नहीं करता। ऐसी कंडीशन में अपमार्जक कठोर जल से भी विक्रिया कर लेता है, ठीक है। अधिक आर्द्रता गुण पाया जाता है इसके अंदर। बनाने के लिए वनस्पति तेल की आवश्यकता होती है। किसको बनाने के लिए वनस्पति तेल की आवश्यकता होती है, अपमार्जक को बनाने के लिए वनस्पति तेल की आवश्यकता होती है। लो जी, दूसरा टॉपिक भी अपना कंप्लीट, दूसरा टॉपिक भी हो गया अपना कंप्लीट। चलिए 1 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या इसको आप नोट डाउन कर लो, जो आपको सही लगे वो आप कर लो। फिर अपने अगला टॉपिक शुरू करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, अगर मैं चाहता तो अलग अलग क्लास देके करवाता, लेकिन वही बात है, टाइम आपका भी खराब और मेरा भी खराब। इतनी गर्मी पड़ रही है, एक बोतल पानी पी लिया। चलिए अगला है तेल और वसा। तेल और वसा, अब तेल क्या है, उच्च वसा अम्लीय अम्लों व संतृप्त अम्लों के ग्लिसरॉल के साथ बनने वाले एस्टर। तो तेल और वसा क्या होती है, एस्टर होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या होती है, एस्टर। अब आप पूछोगे कि सर एस्टर क्या होता है, तो जब मैंने कार्बनिक यौगिक पढ़ाए थे, कार्बनिक रसायन विज्ञान पढ़ाई थी, तब मैंने आपको एस्टर के बारे में बताया था। वसा अम्ल भी मैंने पढ़ाया था। तो उच्च वसा अम्ल तेल क्या होते हैं, वसा अम्ल होते हैं, और ग्लिसरॉल। तो वसा को आप कैसे याद रखोगे, वसा किससे बनती है, तो वसा बनता है वसा अम्ल, वसा अम्ल व ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल से आपकी क्या बनती है, वसा बनती है, ठीक है। तो ये इसमें लिखा है बनने वाले एस्टर, तो ये क्या होती है, एस्टर। तो उच्च वसीय अम्ल व असंतृप्त अम्लों के ग्लिसरॉल के साथ बनने वाले एस्टर होते हैं वसा अम्ल। साधारण ताप पर ग्लिसरॉइड ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। वसा साधारण ताप पर क्या पाई जाती है, ठोस अवस्था में, और अगर वो द्रव अवस्था में पाई जाए तो उस वसा को बोला जाता है तेल, ठीक है। क्या बोला जाता है, तेल। साधारण ताप पर ग्लिसरॉइड ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। वसा 20% से अधिक टेम्परेचर तक का ठोस अवस्था में पाई जाती है। साधारण ताप पर ग्लिसरॉइड अगर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है तेल, टेम्परेचर 20 डिग्री से कम। अगर ग्लिसरॉइड जो होता है उसका टेम्परेचर 20 से ज्यादा है तो वो ठोस होता है, और कम है तो द्रव होता है। अगला है मोम, ठीक है। तेल और वसा भी अपने का कंप्लीट हो गया। इसके बाद में मोम। मोम की क्या खास बातें हैं, प्रकृति में पाया जाने वाला एस्टर होता है। ये प्रकृति में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, प्रकृति में।
किसमें पाया जाता है? अब आप कहोगे सर प्रकृति में कैसे? तो शहद की मक्खी का मोम, आपने जब शहद देखा होगा, शहद का छत्ता देखा होगा, मक्खी का छत्ता देखा होगा, मधुमक्खी का, तो उसमें से अब जब आप शहद निकाल लेते हो तो बीच में जो छोटे 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 डॉट्स वगैरह होते हैं ना, वो मोम होता है। वो क्या होता है? वो मोम होता है। तो मोम का नाम होता है मिरीसिपेट परमिएट। क्या नाम होता है? मिरीसिपेट परमिएट। परमिएट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कार्बोनामोम, कार्बोनामोम, अब आपको नाम याद रखने हैं। तो कार्बोनामोम कहां से प्राप्त होता है? ताड़ के पत्तों से प्राप्त। किससे प्राप्त? ताड़ के पत्तों से प्राप्त कार्बोनामोम। ये याद रखने वाली बात है, एग्जाम में नहीं पूछता है भाई, पर वही बात है, बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था तो टॉपिक छोटा सा दिया हुआ 5-7 लाइनों में, तो वो मैंने करवा दिया। अगला है पेंटीमोम, सेटिल परमिएट। अगला है पैराफिनमोम, पेट्रोलियम से प्राप्त। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। पैराफिनमोम किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। पैराफिनमोम पेट्रोलियम से प्राप्त, ठीक है, ये भी हो गया। तो आपने कौन कौन सा कर लिया? अल्कोहलिक पेय कर लिया, अब साबुन अपमार्जक कर लिया, तेल वसा कर लिया, मोम कर लिया। अगला है अपना RDX। क्या है अपना अगला? RDX है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं RDX को। चलिए RDX को थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या होता है। इसका नाम याद रखना है, रिसर्च एंड डेवलैंड एक्सप्लोजिव। दोबारा लिखता हूं बड़ा बड़ा, रिसर्च एंड RDX, रिसर्च एंड डेवलैंड डेवलैंड एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव। यह एक विस्फोटक पदार्थ होता है भाई। क्या होता है? विस्फोटक पदार्थ। जितना किताब में दिया हुआ है मैं उतनी ही जानकारी दूंगा, एक्स्ट्रा नहीं जानकारी दूंगा कि कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कोई मतलब नहीं है। जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो पहला फुल फॉर्म, तो रिसर्च एंड डेवलैंड एक्सप्लोसिव, इसकी फुल फॉर्म होती है। नाम होता है इसका, रासायनिक नाम की अगर बात करें, ये तो इसका नॉर्मल नाम है, रासायनिक नाम की अगर बात करें तो साइक्लो, क्या रासायनिक नाम क्या होता है? साइक्लो ट्राइमिथाइलिन, साइक्लो ट्राइमेथाइलिन, ट्राइनाइट्रामाइन, ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम या केमिकल नेम होता है। पहला क्वेश्चन फुल फॉर्म, दूसरा रासायनिक नाम। प्लास्टिक विस्फोटक होता है भाई, ये एक और क्वेश्चन बन गया। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका में से साइक्लोनाइट, जर्मनी में से हेक्साजन, इटली में T4C4 के नाम से भी इसे प्रसिद्ध है, या इसका अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। ताप व आग को बढ़ाने के लिए इसमें एल्यूमिनियम का चूर्ण बनाया जाता है। क्या है ये? प्लास्टिक विस्फोटक है, यानी कि एक विस्फोटक पदार्थ है। तो इसमें ताप को भी बढ़ाने के लिए और आग को भी बढ़ाने के लिए इसमें एल्यूमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है। किसका चूर्ण मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम का। तो 4, 5, 6, 7, सातों के सातों क्वेश्चन यहाँ पर, सातों के सातों लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। विस्फोटक उष्मा कितनी? 1510 केजी। विस्फोटक उष्मा इतनी है इसकी 1510 किलो कैलोरी पर केजी, यानी कि 1 केजी RDX का अगर विस्फोट होता है तो 1510 किलो कैलोरी उष्मा उत्सर्जित होती है। ये याद रखना है आपको, ठीक है, पर केजी पर। उसके बाद में है खोज किसने की थी? तो जर्मनी में हुई थी इसकी खोज। और किसने की थी? 1899 में खोज हुई थी। कब हुई थी इसकी खोज? 1899 में। कहां पर हुई थी? जर्मनी में। और किसने की थी? वैज्ञानिक का नाम है हेनिंग। हेनिंग, क्या नाम है? हेनिंग ने खोज की थी। इसने शुद्ध सफेद दानेदार चूर्ण के रूप में से प्राप्त किया था, शुद्ध सफेद दानेदार चूर्ण के रूप में।
ठीक है, ये था आरडीएक्स। तो आरडीएक्स की सारी बातें, ये 10-12 बातें हैं, 10 के 10 इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आराम से आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका अल्कोहलिक केयर रहने वाला है, साबुन रहने वाला है और आरडीएक्स रहने वाला है। मोम और तेल वसा से बहुत कम क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको करवा दिया है। अगला टॉपिक है अपना औषधि रसायन। क्या है अगला टॉपिक? औषधि रसायन। आरडीएक्स का देख लेना भाई, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नाम हो गया इसका और उष्मा वगैरह के सारे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला है औषधि रसायन। क्या है? औषधि रसायन, उसको देखते हैं। औषधि रसायन निम्न आणविक द्रव्यमान के रसायन होते हैं, यानी कि इनका, औषधि का मतलब क्या था? दवाइयां। तो यहां पर अपने दवाइयों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दवाइयां। तो इनकी क्या खास बातें होती हैं? इनका आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान होता है प्यारे बच्चों इनका निम्न होता है। पहली बात, निश्चेतक। निश्चेतक का मतलब होता है बेहोश करने वाले। निश्चेतक का मतलब होता है, ठीक है, बेहोश करने वाले। तो संवेदना को कम करने में प्रयुक्त किया जाता है। किसको? निश्चेतक को। किसको? संवेदना को। सीधी सी बात है, संवेदना नहीं होगी वो बंदा बेहोश हो जाएगा। सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो विलियम मोरटम ने किया था। सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? विलियम मोरटम ने 1846 में। किसने? विलियम मोरटम। विलियम मोरटम 1846 में। ठीक है, किसका? डाई एथिल ईथर का। किसका? डाई एथिल ईथर का। डाई एथिल ईथर का क्लोरोफार्म के रूप में भी इसे प्रयोग किया गया, यानी कि एक निश्चितक और होता है। कौन सा? क्लोरोफार्म, जिसका मैं पहले आपको करवा चुका हूं क्लोरोफार्म को। तो इसका उपयोग किसने किया था? इसका उपयोग किया था जेम्स सैम्पसन। ठीक है, अब इसके आपको निश्चेतक के कुछ उदाहरण याद रखने हैं। कौन कौन से हैं उदाहरण? सल्फोनल। कौन सा? सल्फोनल। वेनोरल क्लोरोप्रोपेन, कोकीन, डाइजियस, पेंटोथल सोडियम, हेलोथल, नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखने हैं कौन कौन से हैं? सल्फोनल। लिखो फटाफट, कमेंट सेक्शन में लिखो या वैसे लिखो, जैसे मर्जी लिखो। कौन कौन सा है? सल्फोनल। उसके बाद में सल्फोनल लिख लिया। वेनोरल क्लोरोप्रोपेन, वेनोरल क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद में कोकीन, कोकीन आपने नॉर्मली सुना ही होगा। डायजियस, डायजियस लिखो फटाफट, कॉपी में लिख लो चाहिए, क्योंकि लिखना पड़ेगा। पेंटोथल सोडियम, पेंटोथल सोडियम। हेलोथल, हेलोजन नहीं है, हेलोथेन है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये है आपके निश्चेतक, यानी कि बेहोशी वाली दवा आप इसे बोल सकते हो। अगला है एंटीबायोटिक्स। बायोलॉजी में बहुत बार मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो जीवाणु व कवक को नष्ट करने में, और जीवाणु और कवक को नष्ट करने में होती है, और जीवाणुओं से ये प्राप्त होती है। जीवाणु व कवक से ये प्राप्त होती है, जीवाणुओं को मारने व वृद्धि को रोकने में हेल्प करती है। सबसे पहला प्रतिजैविक कौन था? पेनिसिलिन था सबसे पहला प्रतिजैविक। यहां से ही क्वेश्चन आता है। सबसे पहला प्रतिजैविक और सबसे पहली दवाई या सबसे पहली औषधि भी यही थी। किससे बनाया गया था? तो एक कवक था जिसका नाम था पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम। कौन से वैज्ञानिक द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। ठीक है, और आपको एक बात बताता हूं मैं। आप कभी ना कभी आपने मेडिसिन ली हो, कभी ना कभी आपने मेडिसिन ली होगी, तो आपने सोचा भी मेडिसिन से हम ठीक कैसे हो जाते हैं। मान लीजिए आपके चोट लग जाती है, आप एंटीबायोटिक्स दवाइयां लेते हो, ठीक है, तो आप ठीक कैसे हो जाते हो? एंटीबायोटिक दवाइयां वास्तव में जीवाणुओं को खत्म नहीं करती, वो क्या करते हैं? जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती हैं। मेन बात ये होती है, वो जो अंदर जो एंटीबायोटिक्स होती है, अपने जख्म होता है वहां पर कुछ जीवाणु, कुछ कवक आ जाते हैं, तभी तो वो जख्म को खराब करते हैं।
ठीक है, तो अपने दवाई लेते हैं तो वो उसको रोकती है, अंदर जीवाणु होती है उनको वृद्धि को रोकती है, यानी कि जख्मों को खराब होने से उसे रोक देती है। और अपना जो जख्म ठीक होता है वो होता है समय के साथ कोशिका विभाजन के द्वारा, समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा वो ठीक होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमारा सर दर्द कर रहा होता है, हम टेबलेट लेते हैं वो हमारे पेट में जाती है तो सर दर्द कैसे ठीक हो जाता है? देखो उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है कि हमने कोई भी मेडिसिन खाई वो हमारे जाती है आमाशय में। अब सारे एंजाइम वहां पर उपस्थित होते हैं, वो उसको विघटन करते हैं यानी कि उसका पाचन करते हैं, और उससे जो केमिकल रिलीज होता है वो जाता है ब्लड में, और ब्लड में पूरी बॉडी में फैलता है। अब जहां पर उसकी जरूरत होती है वहां पर जाकर वो इसे रिलैक्सिन देता है और मेडिसिन इस टाइप से असर करती है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स याद रखने आपको, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, सेकेलोसिप्रेस, स्ट्रेप्टोमाइसिन, बहुत बार करवा दी है। इसमें मुख्यतः पेनिसिलिन से क्वेश्चन आता है। अगला है एंटीसेप्टिक, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने व वृद्धि को रोकने में। एंटीबायोटिक्स होती है टैबलेट्स या कुछ सिरप वगैरह होती है, लेकिन एंटीसेप्टिक होते हैं ना वो एक लिक्विड फॉर्म में आते हैं, लिक्विड फॉर्म में। जैसे आपने देखा होगा डेटॉल, मैं किसी कंपनी की मशहूरी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इसके अलावा डेटॉल लिक्विड होता है, सिप्रिट होता है, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, ये सारे क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक होता है। तो जब हमारे को चोट लगती है तो हम जख्म को उसको साफ कर देते हैं, ऊपर से साफ करके फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो एंटीसेप्टिक होता है जख्मों को साफ करने के लिए, यानी कि सूक्ष्म जीवाणुओं को साफ करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। ठीक है, एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक में इतना सा फर्क होता है। ठीक है, प्राचीन काल में सिरका व सिडार तेल का उपयोग होता था, प्राचीन काल में। अब आपको इसके नाम याद रखने हैं, आयोडीन, हाइपोक्लोरस अम्ल, आयोडीन का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, हाइपोक्लोरस अम्ल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, एथिल अल्कोहल का किया जाता है, फिनोल का किया जाता है, हेक्साक्लोरोफिन का किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड का किया जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2 का उपयोग किया जाता है, सिप्रिट का उपयोग किया जाता है, ये सारी बातें। एंटीपायरोटॉक्सिन यानी कि ज्वर या बुखार को तोड़ने में, एंटीपायरोटिक्स, एंटीपायरोटिक्स मोस्टली आप सभी जानते हो पैरासीटामोल, तो यहां पर क्रोसिन का जिक्र किया हुआ है। कौन सा? क्रोसिन। एस्प्रिन, एस्प्रिन आती है डिस्प्रिन, डिस्प्रिन में यही फार्मूला आता है। ठीक है, क्रोसिन में पैरासीटामोल होता है, जानते हो सभी, फिनेसिटोन, पायरोडोमिन, ये सारे क्या होते हैं, एंटीपायरोटिक्स होते हैं ज्वर को तोड़ने में। सल्फा ड्रग्स, सल्फिनोइड, सल्फाडाइजिन, ये सल्फा ड्रग्स होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारी केमिस्ट्री का अपना एक टॉपिक रह चुका है, कौन सा? पेट्रोलियम। वैसे तो वो खनिज में करवाया जाता है, आपको जियोग्राफी में करवाया जाता है, पेट्रोलियम टॉपिक है जो आपको जियोग्राफी में करवाया जाता है, लेकिन अपने भी सिलेबस में है तो अपने उसको करेंगे। और अपने यहाँ पर उस टॉपिक के बाद में कंप्लीट केमिस्ट्री हो जाती है, कंप्लीट टॉपिक बेसिक सारा कंप्लीट हो गया। हालांकि ये नहीं है कि अब केमिस्ट्री की क्लास नहीं आएगी, अब केमिस्ट्री की क्लास आएगी एक एक टॉपिक वाइज, यानी कि अब आएंगे खोजकर्ता, यानी कि किसने किस चीज की खोज करती की, ठीक है, उसके बाद में आएगी अपरेटस के नाम, इस तरह से चीजें व्यवस्थित आएंगी, जिससे आपके एमसीक्यू और वन लाइनर क्वेश्चन सही होने की ज्यादा संभावना हो जाएगी। फिर अपने करेंगे इसी बुक के एमसीक्यू वाई, ठीक है, फिर अपने करेंगे वन लाइनर, और फिर जैसे जैसे अपने पास क्वेश्चन मिलते जाएंगे अपने करते जाएंगे। तो वीडियो को देखो, मैंने आपके प्यार से आपके साथ से इसको केमिस्ट्री को कंप्लीट करवा दिया है, कुछ ही दिनों में बायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अपनी चीजों को आगे बढ़ते चलिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। अगर नए जुड़ रहे हो चैनल के साथ और अच्छे ढंग से साइंस करनी है तो आप क्या काम कीजिए, जल्दी साइंस आपकी कवर हो जाएगी। जो टॉपिक चल रहा है डेली रूटीन में वो तो आप चलने दीजिए, साथ के साथ उसको देखते रहिए, प्लेलिस्ट उठाइए, पहली क्लास को साथ को ऐड करते हुए अपने टॉपिक को कवर करते जाइए। एक दिन में 2 टॉपिक और ये क्लास, ये 3 दिन ऐसे, एक दिन में 3 क्लासेस लगाओगे, यानी कि आप क्या करो, डेली आपको एक, जैसे केमिस्ट्री कंप्लीट होगी अगली आपको बायो की क्लास मिलेगी, तो बायो की क्लास देखिए, डेली आप 3 क्लासें, एक क्लास फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो की, प्लेलिस्ट उठाओ, एक एक क्लास करते हो, नोट्स बनाओ उसके प्रॉपर। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, रिप्लाई मिल जाएगा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या किसी भी वीडियो के माध्यम से आपको रिप्लाई भी मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, प्यार करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।